गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, हमें आज देखना है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968। ठीक है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 किससे जुड़ा है? आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस से नहीं। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का मतलब है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का मतलब है जिसपे सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, ये है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल। क्या होता है इसमें? क्या होता है कि जब भी आप सर्विस में आते हैं, ठीक है, इसके तहत आप सर्विस में आते हैं, तो क्या होता है, आप ये जो रूल है, आपको एक फॉर्मेट पूरा मिलेगा, उस पर आप साइन करते हैं। ठीक है। क्या होता है इसमें कि आप कैसा व्यवहार करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये लिखा होता है इसमें कि आपका व्यवहार क्या होगा, किस तरीके से आपको बिहेव करना है अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, यानी जॉब में रहते हुए और आम जीवन में। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप डीएम बन गए, ठीक है, अब डीएम है, तो डीएम एक बार बन गए तो जब तक आप सर्विस में हैं, आप पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में आप डीएम ही कहलाएंगे। आपके साथ सरकारी सरकारी चीजें हमेशा लगी रहती हैं। ये नहीं कि आप ये बोलेंगे कि हम तो ऑफ ड्यूटी हो गए, तुम डीएम नहीं, ऐसा नहीं है, आप डीएम ही है हमेशा के लिए। तो इसलिए आपका बिहेवियर जो है एक अच्छे आचरण वाला होना चाहिए। तो जो अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसा बिहेव कर सकते हैं, ये पूरा नियम लिखा हुआ है इसमें, और आप इस पे जाते ही इसमें साइन करते हैं, ऐसे सिग्नेचर मारते हैं, और इसके विरुद्ध गए, इस रूल के विरुद्ध गए, तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, सस्पेंड कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे क्या है। पहला क्या है? पहला है समर्पण, डिवोशन टू ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति लगे रहना। मतलब आप सर्विस में हैं तो अपने सर्विस को ईमानदारी से निभाना है। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी को अपना काम जो है ईमानदारी, समय पर, बिना टालम टोल करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप डीएम बने हैं, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या आईपीएस है। अब कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है कोई काम लेके, उसने कहा कि, मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि बात और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आप क्या है? आप डैम साहब हैं। ठीक, आप डैम साहब हैं। डैम साहब कैसे दिखेंगे? ऐसे, चलिए डैम साहब है ये, इनकी लार हमेशा टपकते रहती है, डैम साहब। ये क्या है? एक गरीब व्यक्ति है, अपने बच्चों के साथ आया हुआ है, बच्चे छोटे छोटे, 2 दिन से खाना नहीं खाया, पेट में दाना नहीं है इनके। ठीक, अब डैम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, डैम साहब, ये गरीब व्यक्ति आके डैम साहब से बोलता है कि देखिए हम बीपीएल कार्ड वाले हैं, ठीक है ना, गरीबों में सबसे गरीब वाले, यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन, हमको राशन नहीं दे रहे हैं, हम जा रहे हैं तो हमको राशन नहीं दिया, बोला तुम्हारा कार्ड ही चल नहीं रहा है, हमारे बच्चे 2 दिन से खाना नहीं खाए हुए, हमारे पास राशन नहीं है। तो डैम साहब क्या है, या फिर भूत की तरह बैठे होंगे डैम साहब। अगर इनका आचरण ड्रैकुला वाला है, ठीक है, ड्रैकुला वाला यानी खून पीने वाला है, तो क्या कहेंगे इस गरीब आदमी को? भाग जाओ यहाँ से, आना मत दोबारा, नहीं अभी वो खाना नहीं दे रहा था, अभी हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। ठीक है, तो डैम साहब क्या किए? बुरा आचरण किया। जैसे ही ये बुरा आचरण किया, किसी ने ऐसे कैमरा लगा के रिकॉर्ड कर लिया सब। अब क्या है, डैम साहब जो है वायरल हो गए, अच्छे काम के लिए नहीं आए, बुरे काम के लिए ये वायरल हो गए डैम साहब। तो क्या हुआ? अब आइए इस रूल पे डैम साहब अब क्या हो चुके हैं? वायरल। डिवोशन टू ड्यूटी करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया? किसी को भगा दिया, यानी टालम टोल कर दिया, उनका काम करना था उसको हटा दिया, बुरा आचरण किया। तो इस कानून के तहत, क्या जिसपे इन्होंने साइन किया है, इस पे क्या होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, कमेटी बैठेगी इनके ऊपर। क्या किया भाई साहब, आपको किस लिए बुलाया था और आप क्या कर रहे हैं? उस गरीब व्यक्ति को भगा दिया, तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अब यही मान लीजिए डैम साहब जो है खून पीने वाले नहीं है, खून पीने वाले डैम साहब नहीं है, ये अच्छे नेक भले हैं, तो क्या है, आए और तुरंत डैम साहब जाके एक्शन लिया वहां पे, जो ये गलत हरकत कर रहा था, पूरी जांच वगैरह किया, अच्छे से जांच किया, पता किया किस कौन था जिनको इनको भले मानस को परेशान कर रहा था। ठीक है, जब इसने बोला यहाँ पे आके कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे नहीं है, तो अपने जेब से थोड़ा निकाल के दिया कि अभी आप अपना गुजर बसर करिए, बाकी हम तुरंत देखते हैं। तुरंत रैपिड एक्शन लिया तुरंत। ठीक है, पहुंचे तो ये डैम साहब बेहतर किया, सब काम ठीक हो गया, तो इस गरीब व्यक्ति घर में राशन वगैरह आ गया। ठीक है, तो ये थे का अच्छा आचरण किया।
अच्छा आचरण क्या? डिवोशन टू ड्यूटी, ठीक है, डिवोशन टू ड्यूटी, अपने ड्यूटी के प्रति एकदम डिवोटेड थे ये वाले डैम साहब, जो जिसका खून नहीं पी रहे। इससे पहले वाले कौन थे? ड्रैकुला डैम, ड्रैकुला वाले थे डैम साहब, उन्होंने गड़बड़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से डिवोशन टू ड्यूटी होना चाहिए। कोई आपके पास आ रहा है तुरंत एक्शन लीजिए उस पर, ठीक है, सुनिए, उसकी रैपिड एक्शन होना चाहिए आप में, तो कराएंगे आप डिवोशन टू ड्यूटी, ठीक है। और क्या है, देखिए इसका लिंक है कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। देखिए डिवोशन टू ड्यूटी रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी में लिंक ये पढ़ाया जाता है, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया जा चुका है बहुत पहले, पहली क्लास देखिए, पहली क्लास से देखना शुरू करिए, तो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। दूसरी बात क्या है इस रूल में, और क्या ध्यान देना चाहिए, सरकार की आलोचना नहीं करनी, नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? अब देखिए क्यों, इसलिए क्योंकि जब आप सरकारी नौकरी में आते हैं, सरकारी नौकरी में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के पार्ट बन चुके हैं, यू आर द गवर्नमेंट, आप खुद गवर्नमेंट है। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट का, तो आपको लग रहा है आप गवर्नमेंट, अगर आप खुद ही गवर्नमेंट, आपको करना है तो इस्तीफा देके करिए, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करना है तो आपको पहले अपने गवर्नमेंट के जो पार्ट है उससे अलग होइए, जब अलग हो जाएंगे तब आप क्रिटिसाइज करिए। और इसमें यही है कि नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कर्मचारी पब्लिक में सरकार की बुराई नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता, ट्विटर पे अगर लिखना हो, जैसे सरकार को लिख दिया कि सरकार बेवकूफ है, गधी है, ये नहीं कर सकते, लेकिन बॉस को अंदर अंदर सुझाव दे सकते हैं, यानी सुझाव दे सकते हैं। तो किससे जुड़ा हुआ है? पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से और डिसिप्लिन से, इसका लिंक है। नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट आप नहीं कर सकते, आप खुद गवर्नमेंट के पार्ट है, लगे आप क्रिटिसिज्म करने, क्या मतलब हुआ उसका? तो नहीं कर सकते, आप सरकार में है, आप ये नहीं कर सकते। लिंक किससे है? डिसिप्लिन और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से, नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि आप थोड़ा न्यूट्रल रहें। और तीसरी बात है नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी के लिए प्रचार नहीं कर सकते। देखिए अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि रैली में भाषण नहीं देना है, वोट नहीं मांगना है, यानी किससे जुड़ा हुआ है? न्यूट्रलिटी और नॉन पार्टिजनशिप से, यानी पक्षपात नहीं होगा। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नो पॉलिटिक्स से, नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन है, ये है मैले साहब या चंपी साहब, मैले साहब या चंपी साहब, ठीक, ये है मैले साहब या चंपी साहब, लाल बहती रहती है हमेशा इनकी, ठीक, मैले साहब या चंपी साहब। टोपी भी बना देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, टोपी। ये है चंपी साहब, रैली कर रहे हैं, ठीक है, अपने समर्थकों के साथ, छोटे छोटे समर्थक हैं इनके, जोर जोर से नारा लगा रहे हैं, मैले साहब, मैले साहब। बीच बीच में कोई लोग चंपी साहब भी बोल दे रहे हैं, ठीक। तो ये है चंपी साहब के समर्थक। अब इधर एक है सिविल सर्वेंट, ठीक है, दो टाइप के सिविल सर्वेंट है, देखिए दो टाइप के। ये क्या है? चाटुकार, समझते हैं चाटुकार, एक वर्ड है, ठीक है, ये उस टाइप का है ये। और ये क्या है? ऑनेस्ट है। तो ये जो सिविल सर्वेंट है और ये जो सिविल सर्वेंट है, जमीन आसमान का अंतर है। अब ये क्या है, यहाँ पे इनके समर्थक खड़े हैं, मैले साहब, चंपी साहब के, तो लगाया गया है सर्विस में सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है। तो ये सिविल सर्वेंट आते ही पैर छू रहे हैं, अरे सर, अरे सर, अरे चंपी साहब, चंपी सर, मैले सर, पैर छूलिए। करना नहीं है, ये नहीं कर सकते। अगर आप किसी का पैर छू रहे हैं, जाके सिविल सर्वेंट है, जाके किसी चंपी साहब, मैले साहब का पैर छू रहे हैं, मिनिस्टर का पैर छू रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर वायरल हुए, अगर वायरल होते हैं, पता चल गया, अगर गलती से भी पता चल गया डिपार्टमेंट किसी को, और ढंग का आदमी रहा, ईमानदार निकला, तो क्या करेगा? आपको तुरंत सस्पेंड कर देगा। समझ में आया? क्योंकि आपने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, किसी मंत्री या चंपी साहब या मैले साहब के आगे झुकने के लिए नहीं ली है। अब ये आए ईमानदार, जानदार, शानदार, एकदम वजनदार। अब ये मान लीजिए चंपी साहब और मैले साहब के सामने खड़े हो जाते हैं, तो चंपी साहब, मैले साहब को क्या है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गॉड कॉम्प्लेक्स की बीमारी है, ठीक है ना, कि हम ही हम है, इस मूड में रहते हैं, हम ही हम है, हम यम है हमारे मूड में। तो ये जो ईमानदार ऑफिसर है, चंपी साहब के सामने खड़े हो गए। चंपी साहब, मैले साहब मन ही मन सोच रहे हैं कि ये मेरा भी पैर छुएगा,
ठीक है, कि ऐसे आगे पैर छूले। और ये जो है ईमानदार ऑफिसर चुपचाप ऐसे तन के खड़ा है, इस मोड में कि हम केवल ड्यूटी कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, पब्लिक में भगदड़ न मचे। क्यों? क्योंकि जब ये क्या करते हैं, रैली करते हैं तो बहुत भीड़ होती है, भगदड़ में मौतें हो जाती हैं बहुतों की, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये ईमानदार सिविल सर्वेंट खड़ा था वहाँ। चंपी साहब मूड में कि आके हमारा पैर छुएगा, और ये छुआ नहीं, चंपी साहब को लग गई बात कि एक बार हम बन जाए, आ जाए पावर में, फिर तुमको दिखाते हैं। और ये एकदम कसम खा के बैठा हुआ है ईमानदार आदमी कि तुम कुछ भी बन जाओ, हम तो अपना गला कटा देंगे, गला कट जाएगा मेरा, लेकिन झुकेंगे नहीं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हैं, हम जनता के लिए हैं, हमने जनता की भलाई की शपथ ली है। आप भी, आपकी भी रक्षा करेंगे, लेकिन जैसे ही आप लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करेंगे, आपको भी पकड़ के टांग देंगे। ठीक है? तो ये क्या है, एक चाटुकार टाइप का है। ठीक है? तो और ये एक ईमानदार टाइप का। तो इसने क्या किया, नो पॉलिटिक्स चुना, और यही चुनना है आपको, नो पॉलिटिक्स। सर्विस में आते ही कंडक्टर रूल पे आपने साइन कर दिया, आपको इसको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि नॉन पार्टिजनशिप याद रखिए, अगर आप किसी पार्टी विशेष के पक्ष में जाते हैं तो आप नॉन पार्टिजनशिप का जो वैल्यू है उसको तोड़ते हैं। ठीक है? जो जनता से किया हुआ वादा है, लिखित नहीं है, अलिखित वादा है, अपने जनता से वादा किया है। ठीक? तो नो पॉलिटिक्स, ये फिगर याद रखिएगा, और ये महले साहब, चंपी साहब के समर्थकों को याद रखिएगा। समझ में आया? तो ये है नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, उपहार और दान पे रोक है आपके। अभी आपको ये पूरा रूल पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा ना कि यार इतना सब रोक लगा हुआ है, इतना रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, हम मर जाए क्या, इस मूड में आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आपकी हालत क्या हो जाएगी। आपने द फैमिली वेब सीरीज देखी हुई है, उसमें क्या रहता है उसमें जो मेन कैरेक्टर हीरो रहता है, वो एक डॉक्टर के पास गया जाता है कंसल्ट कराने के लिए। ठीक है, डॉक्टर क्या बोलता है, तुम्हें शुगर नहीं खाना, तुम्हें नमक नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें वो नहीं खाना, तुम्हें कुछ नहीं खाना, तुम्हें कुछ नहीं खाना, तुम्हें, ठीक है, ऐसे बोलता है। तो ये क्या बोलता है, पहले तो गाली देता है, फिर उसके बाद बोलता है यानी जीना ही छोड़ दें, है ना, उठ के बोल के चला जाता है। आपकी भी हालत ऐसे ही होने वाली है, इस रूल को पूरा पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा यार पूरी की पूरी आजादी हमारी छीन गई है। ठीक है, तो इस तरीके की हालत हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में सोचने लगेंगे कि यार जाएंगे कि ना जाए। अब देखिए, उपहार दान पर रोक, गिफ्ट रूल, रिश्वत जैसे गिफ्ट नहीं ले सकते, यानी रिश्वत ही नहीं ले सकते, सीधा सा मामला ये है। छोटे गिफ्ट चला हुआ है लिमिट के अंदर, उदाहरण के लिए ठेकेदार से आईफोन लेना है, आईफोन नहीं ले सकते। शादी में रिश्तेदार से गिफ्ट ले सकते हैं, छोटा मोटा। कई लोग तो अभी इस मूड में रहे होंगे ना कि यार साथ एक बार बन जाए डीएम आईएएस, तो एक बार बनने के बाद सीधे 10-20 करोड़ रुपए का दहेज तो पक्का है। तो ये सब नहीं हो पाएगा भाई, अगर गवर्नमेंट को पता चला तो आपके ऊपर कम इंक्वायरी बैठेगी। ठीक है, तो शादी में गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते, ये सब नहीं कर सकते। क्यों? ये करप्शन कंट्रोल और इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ है गिफ्ट रूल का, क्योंकि गिफ्ट के बहाने आपको रिश्वत भी दी जा सकती है। ठीक है, आप ऐसे खोटे टाइप के निकल गए, क्या होगा, मतलब डैम साहब, आप नहीं, डैम साहब बन गए हैं, तो आप क्या, अगर इसमें ये रूल ना बनाया जाए तो इसको एक लूप होल की तरह इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, कि देखिए हमारी शादी होने वाली है, आके इसी में गिफ्ट एज अ गिफ्ट हमको 20 करोड़ 30 करोड़ दे दीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, और डैम साहब कर लेंगे। अब आपके मन में ये चलना चाहिए कि तो पूरी सर्विस में शादी ही करते रहेंगे क्या तो डैम साहब आप कोई ना कोई लूप होल निकालेंगे। ठीक है, रिश्तेदारों के बहाने जो है गिफ्ट लेते रहेंगे कि रिश्तेदार है हमारे, गिफ्ट दे रहे हैं। इसीलिए बनाया गया कि गिफ्ट रूल जो है बनाया जाए, शादी में रिश्तेदारों से गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम, और बहुत महंगा गिफ्ट अगर आया आपके पास तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रिटी और करप्शन कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं कर सकते। और मैरिज रूल भी है। अब इसमें आपको लोग के गुस्सा आएगा, कहेगा अरे यार क्या क्या नियम बना रखा है। मैरिज रूल, पहली पत्नी या पति, यानी मान लीजिए आप डैम साहब हैं, मतलब फीमेल वाली डैम साहब है, फिर एक मेल वाले डैम साहब है। ठीक है, इसलिए लिखा है पहली पत्नी या पति के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करनी है विदाउट परमिशन। परमिशन किसका? गवर्नमेंट। ठीक, फॉरेनर से शादी करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए, किसका? गवर्नमेंट का। फॉरेनर से शादी करना, आपका तो सपना, कुछ लोगों का सपना ही टूट गया होगा। क्यों? क्योंकि आईएफएस बनते हैं ना। आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस है, ये सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल से जुड़ता है। ये है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल में भी ये है, और जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है उसमें भी ये है, शादी वाला, फॉरेनर शादी करने से पहले परमिशन लेनी होगी। ठीक है, तो आईएफएस वालों का सपना टूट गया होगा कि अरे यार फॉरेनर से शादी करने के मूड में तो बताना पड़ेगा, मतलब माता पिता को मत बताइए,
गवर्नमेंट को पहले बताइए, यानी आपकी माई बाप गवर्नमेंट हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। तो बिना अनुमति दूसरी शादी करना मतलब मिसकंडक्ट कर दिया आपने, बिना अनुमति दूसरी शादी मतलब मिसकंडक्ट हो गया है, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगर आपने बिना अनुमति दूसरी शादी की। अब मिसकंडक्ट देखिए, मिसकंडक्ट आपको लगता है केवल डैम साहब, आईपीएस साहब, इन्हीं लोगों के लिए होता है, ठीक है। देखिए, एक है एडवोकेट एक्ट 1961, इसका सेक्शन 35 क्या कहता है, मिसकंडक्ट। ये लॉयर्स के लिए है। अगर जैसे आप जाते हैं ना कचहरी में, तो कचहरी के अंदर अगर आपने किसी भी बार काउंसिल में ने आपको लाइसेंस दे दिया, ठीक है, अब आप ऑफिशियली लीगली आप पैरवी कर सकते हैं, तो आपसे कुछ उम्मीदें भी होती हैं, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग और सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, कोई भी लॉयर कचहरी के परिसर में, कचहरी के बाहर, आम जीवन में किसी के साथ मिसकंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मिसकंडक्ट हुआ किया किसी भी फॉर्म में, उसने किसी अगर आपने कर दिया, किसी ने कर दिया लॉयर ने, और उसका सबूत बार काउंसिल के पास चला गया, यानी बार काउंसिल के पास पहुंच गया, तो क्या होगा, एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 35 के तहत मिसकंडक्ट माना जाएगा। और क्या क्या किया जा सकता है, पहले तो वार्निंग देंगे, दूसरी बात क्या करने वाले हैं, दूसरा काम क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे आपका लाइसेंस। तीसरा, बहुत एक्सट्रीम हरकत की आपने, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मतलब घर जाइए बैठिए, अब आने की जरूरत नहीं, आराम करिए। तो ये यहाँ पे भी चलता है और यहाँ पे भी चलता है, यहाँ वाला ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और इस वाले मामले में आप लोग वायरल हो जाते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ है, एथिकल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मैरिज रूल, बिना गवर्नमेंट को बताए ना आप दूसरी शादी करेंगे, आप फॉरेनर से भी शादी नहीं करेंगे, अगर किया तो मिसकंडक्ट माना जाएगा बिना अनुमति के, पहले गवर्नमेंट को बताइए, गवर्नमेंट जानेगी, समझेगी, उसके बाद आपको अलाउ करेगी कि जाओ बच्चा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। छठा, संपत्ति के नियम, प्रॉपर्टी रूल, जमीन मकान खरीदने बेचने की जानकारी देनी होगी गवर्नमेंट को, बेनामी संपत्ति नहीं रखनी है, नई जमीन खरीदी डिपार्टमेंट को बताना जरूरी है। कि किससे जुड़ा है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी से, सीधी सी बात है। आपने डैम साहब बने, पता चला डैम साहब बनने के 2 दिन बाद ही आप कम से कम 10 करोड़ की जमीन खरीद लेते हैं। सब लोग सोचेंगे यार अभी तो न्यूज में छपा था कि पिताजी जो है एक टांग पे खड़े होके, यूट्यूब पे थंबनेल बनता है ना, एक टांग पे खड़े होके बेटे को आईएएस बनाया, बिटिया को आईएएस बनाया, या थर्ड जेंडर को आईएएस बनाया, ठीक है। बनने के तुरंत बाद ही ये सर्विस में आती 10 करोड़ कहाँ का जमीन कहाँ से खरीद लिया। तो नई जमीन खरीदी तो डिपार्टमेंट को बताना जरूरी है। तो आपने ये खरीदा और डिपार्टमेंट को पता चला, इंक्वायरी बैठी, पता चला घोटाला किया है, तो क्या होगा, एक्शन 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 शुरू हो जाएगा। तो ये सब मत करिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी से जुड़ता है ये, इसीलिए ये किया जाता है और ठीक भी है, करना जरूरी है। निजी काम बिजनेस नहीं कर सकते, निजी काम बिजनेस नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट बिजनेस नहीं, दूसरी जॉब नहीं, जैसे सरकारी डॉक्टर प्लस प्राइवेट क्लिनिक नहीं, सरकारी डॉक्टर है तो प्राइवेट क्लिनिक नहीं, क्यों, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए इसको समझिए, समझना जरूरी है। आप डैम साहब हैं, ठीक, डैम साहब है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, साथ साथ में प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे हैं, तो बहुत संभावना ये है कि आप अपने डैम साहब होने का फायदा उठाएंगे अपने प्राइवेट जॉब के, प्राइवेट बिजनेस के लिए, में बहुत चांस है। इसलिए डैम साहब होते हुए आप प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते। अब सरकारी डॉक्टर का था, गवर्नमेंट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर है ये और सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है, प्राइवेट क्लिनिक भी है, प्राइवेट क्लिनिक है, तो क्या है, बहुत चांस है कि यहाँ के मरीजों को बोले कि देखो भाई यहाँ सुविधा नहीं है अच्छी, यहाँ आ जाओ, तुम्हारा क्या है कल्याण हो जाएगा। इस मूड में रहते हैं, इस मूड में बहुत सारे लोग रहते हैं, डॉक्टर अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं, हमारे क्लिनिक पे आइए, वहां पे उत्तम सेवा मिलेगी, यहाँ बेकार सेवा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ये खुद, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के पास है सब, दे रही है, बस बीच में ये जो है डैम साहब टाइप के लोग ये मतलब अपना प्राइवेट बिजनेस भी चला रहे हैं, वो ना करें। ये लोग कैसे इसका बाईपास करते हैं पता है, अपने नाम से ना चला के अपने भाई, इन सब ऐसे लूफुल ढूंढते हैं, दूसरे के नाम पे यही चलाएंगे, यही दूसरे का नाम कर लेंगे, उसके नाम से चलाएंगे,
ठीक है, इस तरीके से ये लूपहोल ढूंढते हैं। जब पता चलता है तो बोल देते हैं मेरा कहाँ है, वो तो उसका है, बच जाते हैं। ऐसे ही ये भी करते हैं। प्राइवेट क्लिनिक आप बोलते होंगे कि बहुत लोग चलाते हैं, तो चलाते हैं लेकिन नाम इनका नहीं होता। जो डॉक्टर सरकारी है तो अपना नाम नहीं डालता, दूसरे का नाम होता है। किसी सही उसी का रिश्तेदार ही होंगे, कोई बोल देंगे कि उसका बिजनेस करने का अधिकार नहीं है, उसके काम का अधिकार नहीं है, वो कर रहा है, हमसे क्या मतलब, चलाता मेन आदमी है। ठीक है, इस तरीके से लूपहोल ढूंढते हैं। इसीलिए स्ट्रिक्ट रूल ये बना है, लेकिन इसको भी बाईपास करते हैं। और क्या करना है, और एक रूल देखिए, भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन करना। मतलब धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, किसी खास जाति को फायदा देना नहीं कर सकते। ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है और इससे जुड़ता है। आप मान लीजिए आप खुद जो है बहुत जातिवादी है, गलती से डैम साहब बन गए, आप डैम साहब बन गए, ठीक है, गलती से। अब घोर जातिवादी है तो क्या करेंगे आप, अपने जाति के लोगों को या अपने धर्म के लोगों को फायदा देने की कोशिश करेंगे। इसलिए नो डिस्क्रिमिनेशन साइन करो इस पे, ठीक। तो किसी खास जाति को फायदा ना देना, इक्वालिटी को प्रमोट करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। और 9वां, प्रदर्शन या हड़ताल में भाग नहीं लेना है। कुछ लोग को मूड में होगा कि यार सैलरी नहीं बढ़ रही है, हड़ताल नहीं कर सकते, प्रदर्शन हड़ताल में भाग नहीं ले सकते, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खुद ही गवर्नमेंट है, खुद ही गवर्नमेंट के पार्ट है, तो कहाँ के लिए करेंगे। करना है तो क्या करना है, इस्तीफा दीजिए। बहुत ज्यादा शौक है तो इस्तीफा दीजिए, फिर जाके करिए। वैसे नहीं कर सकते। अगर किए तो क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक। सरकारी कर्मचारी में धरना नहीं दे सकते। ये डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो रोकते हैं कि स्टेबल सब कुछ बना रहे। डिसेंट कंडक्ट, सभ्य आचरण करना है, सभ्य आचरण। आप डैम साहब है, आप डैम साहब है भाई, ऑफिस में बैठे हैं, आपने बहुत सारा देखा होगा भी ना, वीडियो वायरल हो रहा है। ऑफिस में बैठे हैं, ये डैम साहब, ये वाले डैम साहब, कोई आया और ये क्या है, बदतमीजी कर रहे हैं, चिल्ला के भगा दे रहे हैं, भागो यहाँ से, क्या गना। तो ये क्या है, ये इनका मिसकंडक्ट है। डिसेंट कंडक्ट करना था लेकिन मिसकंडक्ट कर गए। एक वीडियो वायरल हुआ था कोविड के टाइम पे, शादी थी, ठीक है, इसने पूरा परमिशन लिया था शादी के लिए कि इतने लोग आएंगे और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। अब केस थोड़ा एक्सट्रीम हो गया था, थोड़ा सीरियस होता जा रहा था पूरा केस, तो डैम साहब को भेजा कि यहाँ डैम साहब एक पहुंच गए बंद कराने के लिए। तो डैम साहब क्या कर रहे हैं, दौड़ जाके एकदम सिंघम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेके फाड़ रहे हैं सबका कागज, नहीं जाओ, निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ, इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। करना क्या था कि आते, देखते, देख लेते कि कौन कौन जो यहाँ पे जो मेन जिनके लिए स्पेशल डे था विवाह का इनका, तो उनसे पूछ लेते कि कौन कौन आप लोगों से मिल चुका है, उनको धीरे धीरे उसको वहाँ पे पहचान करके उनको भेज देते कि आपने मिल चुके हैं, आप धीरे धीरे चले जाइए, क्योंकि कन्विंस करते। लेकिन क्या किया, हीरो बन रहे थे, फाड़ दो, चीर दो, उड़ा दो। क्या हुआ, सस्पेंड हो गए, वीडियो क्या हो गया, वायरल। तो डैम साहब वायरल हो गए, अच्छे काम के लिए नहीं, बुरे काम के लिए वायरल हो गए, चले गए। तो डिसेंट कंडक्ट करना, यानी पर्सनल लाइफ में भी डिसेंट बिहेवियर रखना जरूरी है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में, ठीक है। शराब पीकर हंगामा करने लगे, नहीं कर सकते। आपको मूड में है कि पार्टी यूं ही चल रहेगी, इस मूड में करके हम थोड़ा हंगामा मचा देते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। अगर आपने पार्टी यूं ही चलाया तो गवर्नमेंट अपना आ जाएगी। पब्लिक में गलत व्यवहार नहीं करना है, ठीक। वीडियो वायरल होते हैं, ये हमेशा इसका वायलेशन होता रहता है बहुत। आप ये पैरामीटर भी है, एक तरह से पैरामीटर भी है, ये जो कंडक्ट रूल है, आप इसको देखते रहिए कि अगर ये सब चीजें लोग कर रहे हैं तो इसके आधार पर आप खुद केस कर दीजिए, कंप्लेन कर दीजिए डिपार्टमेंट को, मिसकंडक्ट किया है, ठीक। और आधार दे दीजिए कि ये है, क्या होगा, डिपार्टमेंट का एक्शन हो जाएगा अगर ढंग के लोग होंगे तब। किससे जुड़ता है, पब्लिक ट्रस्ट और मोरालिटी, मोरल इंटीग्रिटी से जुड़ता है, ठीक है। किससे किससे जुड़ा, डिसेंट कंडक्ट का, मोरल, डिसेंट। फाइनल समरी आ गया, फाइनल समरी। ये रूल इंश्योर करते हैं कि सिविल सर्वेंट ईमानदार हो, इंटीग्रिटी को सत्यनिष्ठा भी बोलते हैं, और सत्यनिष्ठा में ईमानदारी सन्निहित होती है। ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, जिम्मेदार हो, डिसिप्लिन हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए। ये क्या है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, IAS, IPS, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। अब देखिए, इसको याद करने की निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक कौन सा है, ये वर्ड्स, ये अगर आपको पूरा याद हो गया ये वर्ड, तो क्या है, आप ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 आपको याद हो गया। D फॉर डिवोशन, C फॉर क्रिटिसिज्म, मतलब डिवोशन टू द ड्यूटी, क्रिटिसिज्म नो गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म, P पॉलिटिक्स यानी नो पॉलिटिक्स, गिफ्ट रूल, गिफ्ट आपको भारी भरकम नहीं लेना है, ठीक है। M फॉर मैरिज,
शादी करना, फॉरेनर से शादी करना है तो क्या बताना पड़ेगा, बिना परमिशन नहीं कर सकते। दूसरी शादी बिना जानकारी गवर्नमेंट को बताए नहीं कर सकते। ठीक, प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदी गवर्नमेंट को बताइए। बिजनेस नहीं कर सकते, बी फॉर बिजनेस। डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सी फॉर कंडक्ट, डिसेंट कंडक्ट, दारू पी के शराब पी के रोड पे लगे बुमा बुम करने, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डी सी पी जी एम पी बी डी सी अगर ये याद है तो आपको ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल याद है। इसको क्या करना है, अपने स्टडी टेबल या जहां भी जिस लाइब्रेरी में आप बैठते हैं लिख दीजिए, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, डी सी पी जी एम पी बी डी सी, ये आपको याद आ जाएगा सब पूरा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये निंजा टेक्निक बोलता हूँ इसको। ठीक है, हमने भी ऐसे ही याद किया था तो अपने को याद है। तो अब आता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। इसमें क्या क्या आएंगे, देखिए इसमें क्या क्या आने वाले हैं। इसमें आते हैं IFS, IRS, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ, मतलब IRS नहीं और जितने भी सेंट्रल सर्विसेज से जुड़े हुए, मतलब जिसपे सेंटर का कंट्रोल है वो इसके अंडर आते हैं। ठीक है, अभी देखिए नोट्स में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जिसमें वो लिखा हुआ मिल सकता है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 ही केवल है और कोई 1968 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, जब PDF आप परचेस करेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देख लेंगे, वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ पे थोड़ा एक दो लाइन मिसप्रिंट है ढंग, तो उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, इसमें क्या है, सेम चीज है जो सेंट्रल, जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कर्मचारी उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, इसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो कर्मचारी है उनको कैसे बिहेव करना है वही लिखा हुआ है। सेम चीज है, सारी चीजें, कोई ज्यादा अंतर है नहीं इसमें, सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज है बस। सरकारी कर्मचारी को कैसे रहना है और काम कैसे करना चाहिए, जैसे ऑफिस में और पर्सनल लाइफ में, जैसे ऊपर लिखा था। अगर ये नियम तोड़ देंगे तो क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या होता है, सस्पेंशन होता है, सैलरी कट जाती है, डिसमिस कर देते हैं। ठीक, अब देखिए रूल नंबर 3, जनरल कंडक्ट। रूल नंबर 3 इसी का सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 का ही रूल नंबर 3, जनरल कंडक्ट। क्या होना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहे। जनरल इसीलिए बोला कि ईमानदार रहे, अपने काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाओ, ऐसा कोई काम मत करो जिससे सरकारी कर्मचारी की इज्जत खराब हो जाए। ऐसा कौन सा काम करेंगे, रिश्वत लेंगे, शराब पी के बुमा बुम करेंगे, मिसकंडक्ट करेंगे, यही सब करेंगे, तो सब नहीं करना है। ठीक है, उदाहरण के लिए समय पर ऑफिस आना है, रिश्वत नहीं लेना है। कुछ लोग कहेंगे कि रिश्वत तो सांस जैसा है, वो नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, उसके बिना तो चला नहीं पाएगा हमारा, तो लेना पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा तो फिर वायरल होंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, वायरल हो जाएंगे तो फिर पैर से लेके आपको चोटी तक नाप देंगे ऐसे कितने हैं। ठीक, पब्लिक में गाली नहीं देना है। 2014 में इसका अपडेट है, इसमें कुछ वैल्यू जुड़ी है, संविधान का सम्मान, न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। 2014 में सिलेबस रिवाइज हुआ था यूपीएससी का, तो उसी वक्त सब ऐड हुआ है। किससे जुड़ता है ये, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, पिछली क्लास देखना पड़ेगा आपको, तब आपको पता चल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को किसमें, पॉलिटी में भी तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, प्री और मेंस दोनों में आ चुका है। ठीक है, इसमें भी आया है, एथिक्स के पेपर में भी आया है, तो ये तो पता होना ही चाहिए। रूल नंबर 3 है तेजी और शिष्टाचार, प्रॉम्प्टनेस एंड कोर्टसी। काम जल्दी करना है, लोगों से अच्छे व्यवहार करना है। फास्ट एंड फ्यूरियस काम भी है, बिहेवियर भी मेंटेन करके चलना, ये नहीं कि काम जल्दी करने के चक्कर में मिसबिहेव करने लग जाए। सबसे जनरल सी बात है, नागरिक की फाइल जल्दी क्लियर करना है, लोगों से रूखा व्यवहार नहीं करना है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस से जुड़ता है। जब गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला कहती है ना कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये इसी की बात कर रही है। जब गवर्नेंस देगी तो किसको देगी, सिटीजन को ही देगी, तो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इसी के लिए बोला जा रहा है कि फास्ट एंड फ्यूरियस काम करना है और बिहेवियर मेंटेन करते हुए करना है। ये नहीं कि गवर्नमेंट को तर्क दे, अब वायरल हो गए, गवर्नमेंट को तर्क दे कि इतना जल्दी काम करना था, फ्रस्ट्रेशन में बोल पड़े। उसी को तो मेंटेन करना है ना, उसी को तो मेंटेन करना है, उसी प्रेशर को तो आपको मेंटेन करना है कि आप बदतमीजी न करें। रूल नंबर 3 भी, सरकारी नीतियों का पालन करना है, सरकार की पॉलिसी को फॉलो करना जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान लागू करना है अच्छे से। पर्यावरण नियमों को नजरअंदाज करने की बात आ गई, तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है। अभी जो इसको मैं बोल रहा हूँ ना, तो हमको मुझे खुद ही हंसी आ रही है इसको बोलते हुए कि पर्यावरण नियमों का नजरअंदाज नहीं करना है। अभी आप देख रहे होंगे देश के अंदर क्या चल रहा है,
इसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पूरी तरीके से, इसी की पर्यावरण की। लेकिन फिर भी कंडक्ट रूल में लिखा है तो आपको जानना जरूरी है कि इसको नजरअंदाज मत करिए। नजरअंदाज कौन करेगा? जो एकदम शीर्ष में बैठा हुआ है, केवल वही नजरअंदाज कर सकता है, आप नहीं करिए। ठीक है। रूल नंबर 3C, रूल नंबर 3C, वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। इसके भी बहुत सारे एविडेंस मौजूद है। यूट्यूब पे जाइए, बस सर्च करिए वर्क प्लेस पर महिला के साथ बदतमीजी। एक लाइन में इतने वीडियोज आएंगे आपके सामने कि आप मोबाइल फेंक देंगे अपना, कहेंगे कि यार ये क्या हो गया। आधा केस तो इसी में जीवन निकल जाएगा हमारा, इसी को सॉल्व करते करते। ठीक है। एक तरफ से अभी आज के डेट में अभी बिहार में एक वीडियो वायरल हुआ है तो वहाँ के जो कुछ लड़के हैं लफंगे टाइप के, महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से छू रहे हैं, और क्या है, वीडियो भी बना रहे हैं और खुद ही वायरल किए। अभी तो न्यूज आ रहा है कि पुलिस वालों ने एक्शन ले लिया है, 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया और एक को खोज रहे हैं, भागा हुआ है। तो ये नहीं करना है, आपके लिए है, आपको नहीं करना है। आप सर्विस में रहते हुए ये नहीं करना है। ठीक है, आपके लिए, और को नहीं। डिपार्टमेंट के अंदर महिला के साथ बदतमीजी नहीं, आप भी उसी डिपार्टमेंट में है, एक महिला भी है उसी डिपार्टमेंट में, आप लगे बदतमीजी करना, वो नहीं करना है, आपके लिए है। सीनियर की जिम्मेदारी है सेफ इन्वायरमेंट बनाना। ये एक डिपार्टमेंट है, बहुत सारे कर्मचारी हैं, यहाँ डैम साहब बैठे हैं, तो डैम साहब को डैमेज नहीं करना है। खुद मेंटेन ढंग से हरकत करेंगे तो नीचे इफेक्ट पड़ेगा। यही ऊपर पढ़ाया जा रहा था, बहुत पिछली क्लासेस देखेंगे तो पता चलेगा। तो डैम साहब को ऐसा नहीं करना है, डैम साहब करेंगे तो क्या होगा, गड़बड़। ठीक है। किससे जुड़ेगा? जेंडर जस्टिस से, सेफ वर्क प्लेस, जेंडर जस्टिस, इससे जुड़ेगा। ठीक है। तो डैम साहब को ऐसा नहीं करना है, केवल डैम साहब ही नहीं, सभी साहब को। रूल नंबर 4, रिश्तेदारों को फायदा नहीं देना है। डैम साहब बन गए हैं, बड़े पद पे है, ठीक है, लगे रिश्तेदारों को बुला बुला के आओ 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 आओ, हम नौकरी देंगे नौकरी देंगे नौकरी देंगे। ठीक है, ये हरकत करने लग जाना। तो ये सब मत करिए, मतलब अपने पावर का इस्तेमाल फैमिली को जॉब दिलाने के लिए मत करिए। बेटे को ठेकेदार कंपनी में जॉब दिलाना गलत, कि मेरा बिटवा है, मेरा बिटवा है, ओ बिटुआ, ए बिटुआ, बुला लिए अपने बिटवा को। ठीक, अब क्या है कि आओ बिटुआ, ये बड़ा डिपार्टमेंट है, हम तुमको जॉब देते हैं, जाओ संभालो। तो बिटुआ क्या है, पहुंच गया कूदते कूदते, ठीक, बिस्कुट खाते हुए पहुंच गया। ढंग से जिसे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता वो डिपार्टमेंट चलाएगा बिटुआ। बिटुआ पहुंच गया चश्मा लगा के, फिर पता चला, खबर आएगी ऐसी कि बिटुआ ने ऐसा काम किया है कि कुछ लोग जो है गंदा पानी पीने की वजह से मर गए। मान लीजिए ये जल विभाग में था, ठीक है, वाटर डिपार्टमेंट में इसको डाल दिया गया, ऐसा काम किया कि कुछ लोग गंदा पानी पीने से मर गए, तो क्या होगा, तो बिटुआ है ये। ठीक, किस लिए बनाया गया है, नेपोटिज्म वर्सेस फेयरनेस, यानी नेपोटिज्म रोकने के लिए। ठीक है, इसलिए बनाया गया था इसको, रूल नंबर 4 को, नेपोटिज्म रुके। रूल नंबर 5, राजनीति से दूरी। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल याद करिए, उसमें भी था ये, पॉलिटिक्स से दूरी, इसमें भी है पॉलिटिक्स से दूरी। पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करनी है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, रैली में नहीं जाना है, किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से ये कनेक्ट होता है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, यही उसमें भी है। कुछ कुछ चीजें सिमिलर है इसमें भी, तो कुछ अलग इसमें भी नहीं है बताने लायक। तो रूल नंबर 9, रूल नंबर 9, सरकार की आलोचना नहीं करनी है, सेम चीज उसमें भी था इसमें भी है। पब्लिक में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर में सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते। डिसिप्लिन और लॉयल्टी जुड़ता है। पता चला अखबार में आपको कॉलम मिला कि सर सर कुछ लिख दीजिए, आप डैम साहब कुछ लिख दीजिए, आप भरे पड़े थे, आप क्या किए, गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बहुत कुछ लिख डाला। गवर्नमेंट ने पढ़ लिया, कोई किसी ने, पीएमओ, जैसे मान लीजिए पीएम को कुछ लिख दिया तो पीएमओ ने पढ़ लिया, पीएमओ ऑफिस में पहुंच गया, पढ़ लिया कि इस इलाके के फला डैम साहब ने डैमेज कर दिया, तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा डैम साहब के खिलाफ, गड़बड़ हो जाएगा। रूल नंबर 13, उपहार, गिफ्ट का रूल इसमें भी है। रिश्वत जैसे गिफ्ट नहीं लेने हैं, ठेकेदार से एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना गलत है। इंटीग्रिटी, एंटी करप्शन से जुड़ेगा, सेम चीज। अब सेम सिमिलर चीजें आएंगी। निजी व्यापार और नौकरी, सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट जॉब नहीं, टीचर का प्राइवेट कोचिंग बिना परमिशन नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई टीचर है सरकारी, अब उसको ऑफर है कि एक प्राइवेट कोचिंग में भी पढ़ाए, प्राइवेट कोचिंग बड़ी कोचिंग है, करोड़ों में डील करती है। अब सरकारी टीचर को बुलाया, आप भी आइए, थोड़ा इधर भी मुनाफा कमाइए। तो ये जो टीचर है बिना गवर्नमेंट को बताए जाके उधर भी मुनाफा कमा रहा है, पता चलेगा तो क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, वही हो जाएगा, बताना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचाने के लिए है ये रूल। रूल नंबर 18, प्रॉपर्टी, जमीन घर खरीदने की जानकारी देना जरूरी है। नया फ्लैट खरीदा, डिपार्टमेंट को बताओ, ट्रांसपेरेंसी,
ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल से जुड़ता है, ये सिमिलर है सारी चीजें। इसमें भी रूल नंबर 29 विवाह का नियम, एक पत्नी पति रहते दूसरी शादी नहीं, फॉरेनर से शादी यानी परमिशन जरूरी, बिना अनुमति दूसरी शादी यानी मिसकंडक्ट, एथिकल कंडक्ट से जुड़ता है ये। बहुत लोग भरे पड़े होंगे कि कसम खा लिए होंगे कि जैसे डैम साहब बनेंगे 10 शादी तो पक्का है, 10-20 करोड़ तो अंदर करना ही करना, उसके बाद 5 शादी तो करेंगे ही करेंगे। तो वो नहीं कर सकते आप 5 एक दूसरा, एक तो छोड़िए दूसरी करने का है, वो भी बताना पड़ेगा। किसको? माता पिता को नहीं बताना है, गवर्नमेंट को बताइए। ये समय आपकी माई बाप गवर्नमेंट बनी हुई है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो आपका तो क्या होगा? हालत खराब कि माता पिता को बताया जाता है, गवर्नमेंट को क्यों बताया भाई? क्या ये रूल क्या इंश्योर करते हैं सिविल सर्वेंट पे? ईमानदारी, निष्पक्षता, जिम्मेदारी, वही बढ़िया बढ़िया बातें जो पहले है। अब इसका भी एक निंजा टेक्निक है याद करने का। एक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 निंजा टेक्निक दिया, ये है सेंट्रल सिविल सर्विसेज का निंजा टेक्निक। कैसे याद करेंगे इसको? ये वर्ड याद करिए, GPPSRPCGPF। अब क्या करना है? अपने स्टडी टेबल के सामने ऐसे वर्ड्स लिख के नीचे 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 ये सब लिख देना है। G फॉर जनरल, P फॉर प्रॉम्प्टनेस, P फॉर डबल P मतलब दूसरा P पॉलिसी, R सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे, ठीक है, R फॉर रिलेटिव्स, P फॉर पॉलिटिक्स, C फॉर क्रिटिसिज्म, G फॉर गिफ्ट्स, प्राइवेट जॉब, मैरिज। आधा चीजें तो आपको ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल से ही मिल जाती हैं, कुछ वर्ड्स बस सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल में थोड़ा सा ऐड हुआ है, तो क्या है, आराम से हो सकता है। और देखते हैं आगे, प्रदर्शन और हड़ताल पे रोक है, ठीक, ये क्या है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल का ही है, सेम चीज, वो भी प्रदर्शन हड़ताल पर रोक है, नहीं कर सकते, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन स्टेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ता है, धरना नारेबाजी ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी बढ़ाने के लिए स्ट्राइक कर दिया है, ये सब मत करिए। रूल नंबर 6, कुछ चीजें छूटी हुई थी वही बता रहे हैं। रूल नंबर 6, यूनियन संघ में शामिल होना, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव यूनियन ज्वाइन कर सकते, मतलब आपको लग रहा है कि किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, मजा आएगा, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट अप्रूव की होगी बस उसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इलीगल या हिंसक संघ में नहीं शामिल होना, जैसे आपको मन करे कि आज हम अलकायदा में शामिल हो जाते हैं, लश्कर तोयबा में शामिल हो जाते हैं, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, ये इस मूड में नहीं, इलीगल है, गवर्नमेंट अप्रूव की हुई है, देश के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, जाके शामिल हो जाइए, मन कर रहा है तो। आपको मन करे कि हम लश्कर तोयबा में शामिल हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा, लश्कर तोयबा में शामिल नहीं हो सकते, तो हिंसा भड़काने वाले यूनियन ज्वाइन नहीं करना है, लश्कर तोयबा में शामिल हुई। लॉफुल कंडक्ट और ऑर्डर बनाने से ये जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। रूल नंबर 10, रेडियो एंड टीवी, ये लिखा नहीं क्या? रूल नंबर, रेडियो टीवी पर बोलना, देखिए रेडियो टीवी पर बोलना है आपको, तो गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है। हो सकता है रेडियो पे बोलना, टीवी पे इंटरव्यू आपका हो रहा है, तो आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाए जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाए, इसलिए आपको ये बिहेवियर मेंटेन करना होता है, आपको बताना होता है कि ये फला टीवी चैनल के लोग हमारे पास आए हैं, हमारा इंटरव्यू चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को बता दीजिए, या जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट के हेड को बताना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा कि हाँ है, तो फिर आप जा सकते हैं। तो बिना परमिशन के टीवी रेडियो इंटरव्यू नहीं दे सकते, स्पेशली पॉलिसी मैटर पे। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है, आपको बुलाया गया है उससे बात करने के लिए, आप गवर्नमेंट के पार्ट है, डैम साहब है, आप गए डैमेज करके चले आए, ठीक है, ये नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, अपने डिपार्टमेंट पे लिख के दे दीजिए कि हम यहाँ जा रहे हैं, और वो अप्रूव करती है तो चले जाइए, बात करिए। न्यूज चैनल पर सरकारी पॉलिसी पर बोलना नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी और डिसिप्लिन से लिंक होता है इसका, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। रूल नंबर 8, प्रेस में लिखना, बिना अनुमति आर्टिकल नहीं लिख सकते गवर्नमेंट मैटर्स पे, सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, इंटरनल रिपोर्ट जर्नलिस्ट को देना नहीं है। कोई जर्नलिस्ट आ गया ऐसे लेके और आपकी तारीफ कर दी खूब बढ़िया से, आपको लगा कि यार बता देना चाहिए, आप ये रूल ही भूल गए, ये दिमाग में नहीं आया आपके, तो आपने क्या किया, अपना सीक्रेट दे दिया डिपार्टमेंट का, तो क्या होगा, ऑफिशियल सीक्रेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने भंग कर दी, तो क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक। रूल नंबर 16, निवेश और उधार, यानी सट्टा स्पेकुलेशन नहीं करना है, ऐसे लोगों से पैसा उधार नहीं लेना है जिनसे ऑफिशियल काम जुड़ा हुआ है, ठीक किसी के ऑफिशियल काम से जुड़ा हुआ है और आप डैम साहब को कह रहे हैं हमको उधार दें, कैसा लगता है, तो नहीं कर सकते, यानी कॉन्ट्रैक्टर से लोन लेना हुआ तो नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी मेंटेन करना, इससे लिंक होता है। कॉन्ट्रैक्टर से जाके बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर भाई हम डैम साहब हमको लोन दो, वो तो दे ही देगा, लेकिन देना नहीं है, मतलब आपको मांगना नहीं है, इस रूल के खिलाफ है। रूल नंबर 14, कर्ज और दिवालियापन, जरूरत से ज्यादा कर्ज नहीं लेना है कि दिवालिया हो जाए,
अगर आपको जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना है तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपका कर्जा कितना है। आपको जरूरत से ज्यादा कर्ज नहीं लेना है, अगर कर्ज बढ़ जाए तो सरकार को बताना है। समझ में आया? अगर लगातार लोन लेकर रिपे नहीं कर पाना, गड़बड़। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी से जुड़ता है ये, इसलिए गवर्नमेंट इतना भयंकर भयंकर रूल बना बना के थोप रही है, थोड़ा काबू में रहे, क्योंकि डैम्स अब बनते ही पीछे पहले के जो डैम्स आप लोग थे, ये हरकत तबाही मचा चुके थे ये सब चीजों का। इसलिए आज के डैम्स आप लोगों को रोकने के लिए, या सेंट्रल सर्विसेज में जितने भी हैं उनको रोकने के लिए ये सब बनाया जाता है रूल। अब रूल 7A, सार्वजनिक व्यवहार। पब्लिक प्लेस पर ऐसा कुछ नहीं करना जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। मतलब शराब पीकर हंगामा करना, शराब पी के हंगामा करने लगे, मारने पीटने लगे, तो ये पब्लिक ट्रस्ट बिगड़ता है। गवर्नमेंट, पब्लिक क्या कहती है, गवर्नमेंट तो फालतू है, बेकार है, ठीक है, कुछ करती ही नहीं है। ये जो टेंडेंसी है वो डेवलप होने लगती है, इसीलिए रोकती है। रूल नंबर 19, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग। सरकारी चीज सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए, सरकार की गाड़ी से पर्सनल काम नहीं कर सकते। ये अकाउंटेबिलिटी और एथिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। आप क्या है, IFS ऐसा कुछ मान लीजिए, ठीक है, IFS वगैरह है। IRS है, छोड़िए, IRS ले लीजिए, IRS भारत में रहेगा, ये तो बाहर निकल जाता है। IRS है, ठीक, सरकारी गाड़ी से पर्सनल काम नहीं करना है। क्या कर रहे हैं ये IRS भाई साहब, जहां ऑफिशियल काम है वहीं जाए तो ठीक है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, बार में, बार में, बार, कौन सा बार, बार, शराब, शराब खाना में जा रहे हैं, ठीक है, मधुशाला में जा रहे हैं, मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन को पढ़ लिया है, राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, मूड में आ गए, चल गए। उन्होंने कहा कि ये लाइन जाती है, ये रास्ता सीधा जाता है मधुशाला, चलो गाड़ी लेके। पेट्रोल किसका फूक रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा फूक रहे हैं अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। इसीलिए एथिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज और अकाउंटेबिलिटी से जुड़ता है। सरकारी गाड़ी का पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। आपको मधुशाला में जाना है, पैदल जाइए। सरकारी चीजों का इस्तेमाल सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। अब देखिए रूल नंबर 20, रूल नंबर 20, सरकारी आवास, गवर्नमेंट हाउस का सही यूज करना, मिसयूज नहीं करना। घर को बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते। पब्लिक प्रॉपर्टी एथिक्स, अभी आपको न्यूज सुनने में मिला होगा ना कि किसी सरकारी अधिकारी के घर में लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए, ठीक है, जुआ खेल रहे थे वहां पे, और सरकारी अधिकारी को पता ही नहीं कि वहां पे जुआ चल रहा है। इतना डिसेंट उत्तर दे रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि वहां पे ये सब हो रहा है, और लाखों का सब कुछ गेम चल रहा है वहां पे, पकड़े गए। तो ये सब नहीं करना है ना, ये सब नहीं करना है, ठीक। पब्लिक प्रॉपर्टी एथिक्स को मेंटेन करना है। रूल नंबर 3D, महिलाओं के खिलाफ अपराध। महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं करना है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी केसेस आप पे नहीं लगना चाहिए। जेंडर जस्टिस और एथिक्स से जुड़ता है। मतलब अपनी पत्नी को लगे मारने, घर में माता जी हैं, बच्चे हैं, तो उनको लगे मारने पीटने, टॉक्सिक माहौल बनाया हुआ है, ये सब नहीं करना है। पता चला तो गवर्नमेंट आएगी, और गवर्नमेंट किस फॉर्म में आएगी, पता है ना किस फॉर्म में आएगी, तो उसी फॉर्म में आएगी, और फिर आपको कहाँ कहाँ से लाल करेगी आपको नहीं पता, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी केस नहीं होना चाहिए। महिलाओं को घर में मारना पीटना वो सब करेंगे तो गए काम से। रूल नंबर 12, धार्मिक गतिविधियां, बिना परमिशन रिलीजियस फंड कलेक्शन या एक्टिविटी नहीं कर सकते। सार्वजनिक जगह पे चंदा इकट्ठा करना हुआ नहीं करने, ये सेकुलरिज्म और न्यूट्रलिटी से जुड़ेगा। आप मूड में आ गए कि जय शेरावाली माता, आज तो चलो माता जी के नाम पे दीजिए चंदा, लगे करने, बिना तो बिना परमिशन ये सब नहीं कर सकते। रिलीजियस फंड कलेक्शन या एक्टिविटी जैसा नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि मैं तो ऑफ ड्यूटी हूँ, छुट्टी पे हूँ, मैं अपने घर परिवार के बीच में हूँ, अपने मोहल्ले के लोगों के बीच में हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। अगर किसी ने वीडियो बना लिया तो आप कहेंगे कि मेरा पर्सनल फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अपने सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल में आपने साइन किया हुआ है। वो आके दिखाएंगे ऐसे, देखिए आपने साइन किया हुआ है। ये रूल नंबर 12 का हवाला देते हुए 12 का आपको ऐसे पकड़ के लेके चलेंगे कि चलो 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 चलो, चंदा मांग रहे थे, हम तुमको देते हैं चंदा, और इतनी चंदा मिलेगा कि आप डर जाएंगे, फिर कहेंगे कि नहीं हमको चंदा चाहिए ही। रूल नंबर 12A, सादगी और मितव्ययिता, ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना है, सिंपल रहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लाइफस्टाइल रखना है, इनकम से ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है। कमाते हैं 25,000, मान लीजिए कमाते हैं 25,000 और 25 करोड़ का गाड़ी लेके घूम रहे हैं एकदम, तो नजर में आ जाएंगे। क्या होगा, गवर्नमेंट आएगी, और किस फॉर्म में आएगी आपको पता है, रौद्र रूप में आती है, और फिर आपको एहसास होता है कि लेविश लाइफ दिखा दी हमने, एक्सपोज हो गए हम। तो बहुत महंगी लाइफ स्टाइल का दिखावा नहीं करना है। इंटीग्रिटी ट्रस्ट वर्दीनेस से जुड़ता है ये। समझ में आया? तो आपको समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा सब। तो डिसिप्लिन, करप्शन, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाना है, इसलिए ये सब जरूरी है।
क्विक रिवीजन के लिए स्ट्राइक, यूनियन, मीडिया, प्रेस, मनी, डेप्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी, हाउस, वुमेन, रिलीजन, सिंपल। ये याद रख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा अभी जो बताया है। ये क्या है? निंजा टेक्निक। इसको मैं निंजा टेक्निक बोलता हूँ। सब निंजा टेक्निक है याद करने का। एक एक वर्ड पकड़िए, लिख दीजिए, तो आपको निंजा टेक्निक से सारी चीजें याद आ जाएंगी, तो करना ही नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है। अब सेंट्रल सिविल सर्विसेज में रूल नंबर 12 फिर से, दान और चंदा सब्सक्रिप्शन। बिना परमिशन चंदा दान इकट्ठा नहीं कर सकते ऑफिशियल पोजीशन का यूज करके। अपने डिपार्टमेंट से जुड़े एनजीओ के लिए पैसा इकट्ठा करना नहीं है। बिना परमिशन वाला वर्ड यूज रखिएगा, बिना परमिशन। परमिशन ले लेंगे तो फिर दिक्कत ही क्या है? फिर वो इकट्ठा करिए चंदा। मिसयूज ऑफ पोजीशन और इंटीग्रिटी से लिंक है इसका पूरा, इसी को मेंटेन करना है, इसीलिए ये सब जरूरी है। रूल नंबर 11, मीटिंग समिति में भाग लेना। मीटिंग समिति किस, बिना अनुमति के ऐसी मीटिंग में नहीं जा सकते जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से जुड़ी हो। पॉलिसी विरोधी सेमिनार में जाना डिसिप्लिन और लॉयल्टी के खिलाफ है, ठीक है, नहीं जाना। वही मीडिया प्रेस वाला जो मैंने पहले बताया था ना, मीडिया प्रेस में अगर आपको बुलावा हो गया तो आपको जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर बोलना है, तो आप पहले गवर्नमेंट को बताइए कि हम ये बोलने जा रहे हैं, कि क्या बोलेंगे। रूल नंबर 7, सरकारी कर्ज और जमानत। गवर्नमेंट लोन समय पर चुकाइए, गवर्नमेंट से लोन लिया समय पर चुकाइए। दूसरों के लिए गारंटी नहीं देना है, मतलब कोई दूसरा लोन लेने जा रहा है, आपको गारंटर के रूप में लेके चला गया, कहेगा कि भैया आप गारंटी दे दीजिए, IRS है ना, आइए गारंटी दे दीजिए, तो आपको क्या करना है? नो, मैं नहीं दूंगा गारंटी, ये बोलना है। ठीक है, तो ये सब नहीं कर सकते। हाउसिंग लोन की EMI न देना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिक्योरिटी न बनना, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन से जुड़ेगा, इसलिए नहीं करना है। रूल नंबर 14, गैम्बलिंग, जुआ खेलना मना है, ऑनलाइन बेटिंग करना मना है, मोरल कंडक्ट से जुड़ता है ये। आपको मूड में हुआ कि चलो आज तो हो ही जाए, बहुत दिनों से हाथ फड़फड़ा रहा है, खेल लेते हैं, वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो, खेलते हुए पकड़ेगा, क्या होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन, यही होगा। हमेशा डिसिप्लिनरी एक्शन बोलते रहिए, याद आ जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 11, गोपनीय जानकारी बाहर लीक नहीं कर सकते, ये सब मत करिए। ठीक है, डिपार्टमेंट के प्रति वफादार रहना है, सीक्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी, सेंसिटिव फाइल बाहर नहीं देना है। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेसी से जुड़ेगा। अब रूल नंबर 3E, पब्लिक ग्रीवांस। रूल नंबर 3E, लोक शिकायत निवारण। जमानत की शिकायतों को जल्दी और सही तरीके से हल करना है, कंप्लेंट को लंबित रखना गलत है, तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और रिस्पॉन्सिवनेस का ये इससे लिंक है, मतलब कोई सिटीजन आ रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी निवारण करें, उसको लटकाए ना, उसको टालम टोल ना करे, उसको परेशान ना करे, फटाफट तरीके से। निंजा हथौड़ी देखा हुआ है, निंजा टेक्निक, निंजा की स्पीड से करना है बढ़िया तरीके से। क्विक रिवीजन कैसे करेंगे? डोनेशन, मीटिंग, लोन, सभा, प्रेस, गैम्बल, सीक्रेट, ग्रीवांस, ये लिंक है। इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड से आप अच्छे से आपको याद आ जाएगा। अब देखिए एक कमेटी है, ठीक है, नोलन कमेटी 1994, यूके में बनी एक कमेटी है। इसका उद्देश्य क्या था कि पब्लिक लाइफ में एथिकल स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, पब्लिक लाइफ में करप्शन और मिसयूज रोकना। ठीक है, इसका सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन क्या है? 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, नोलन प्रिंसिपल बोला जाता है, 7। उसी 7 को हम देखेंगे। नोलन कमेटी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके में बनी कमेटी है एथिकल स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए। और ये जो 7 प्रिंसिपल है इसको अपने यहाँ भी अप्लाई किया जाता है। अभी आप पढ़ेंगे तो कहेंगे यार अभी तो ऊपर सब बताया है, वही तो है। हाँ, तो बस वैसा ही है, तो इसी को ध्यान में रखा गया है, यानी प्रशासन में नैतिक आयाम। क्या है ये नोलन कमेटी का 7 प्रिंसिपल? ये सिर्फ क्या गलत है नहीं बताएगा, क्या बताएगा, बल्कि कैसे सही सिस्टम बने ये भी बताएगा। होता है ना कि ये गलत है, बोल ये गलत है, केवल इतने पर नहीं रुकेगा, कहेगा कि सिस्टम कैसे सही बने। आप बोलेंगे कि सिस्टम कैसे सही बने, ऊपर ऑप्शन बहुत सारा दिया तो है, कंडक्ट रूल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, ऑल इंडिया सिविल सर्विस कंडक्ट रूल, तो इसी पे फोकस किया गया कैसे सही बने नोलन कमेटी का। ठीक है, पहला। अब आप बोलेंगे कि पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया है, तो बोला जाएगा कि हाँ नोडल कमेटी का कब बना है, आप भी याद रखिएगा, आपको खुद ही पता चलता है। ये तो सब कुल नया किया गया है, चेंज किया गया, क्या है 1994 का है, तो बहुत कुछ नया हुआ है, बदलाव हुए, तो इसीलिए हुआ। लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारे कर्मचारी हैं यहाँ, जो डिपार्टमेंट का सबसे हेड है वो एग्जाम्पल बने बेहतरी का, तो इससे क्या होगा, नीचे के लोग भी उसको फॉलो करेंगे। ऊपर के जो मान लीजिए PM है, तो PM अच्छा कारण बने उसका, ठीक PM अच्छा करे तो नीचे के लोग भी बेहतर करेंगे। PM का नाम लेते हंसी क्यों आ जाती है दुनिया में लोगों को, ठीक है, तो PM अगर बढ़िया है, अपना रिफ्लेक्शन नीचे भी डिपार्टमेंट में पड़ेगा लोगों को, ठीक है, PM में। और वैसे ही डैम साहब का भी, नेता जैसा करेगा सिस्टम वैसा बन जाएगा। तो IAS ऑफिसर खुद रिश्वत नहीं लेता, तो नीचे के वाले लोग भी रिश्वत नहीं लेंगे। ये एथिकल लीडरशिप रोल मॉडल से
जुड़ता है। मतलब आप बोला जाता है ना कि रोल मॉडल बनाओ, तो कई लोग रोल मॉडल किसको बनाते हैं? ऐसे लोगों को कि जो मोस्ट करप्ट लोग हैं, कि कैसे करप्शन किया जाए। एक ही बार में 10,000 करोड़ कैसे कमा लिया जाए कि जीवन भर सर्विस ही ना करना पड़े। एक बार 10,000 करोड़ अकाउंट में आएगा, 5-10 करोड़ इधर देके सरका देंगे लोगों को और बाकी पैसा लेके उड़ जाएंगे। इस मूड में रहते हैं, पूरा प्लान बना के निकलते हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं, खुद को रोल मॉडल लोग मुझे फॉलो करें अच्छे अच्छे के लिए, उसका रोल मॉडल बनने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, इसीलिए लिखा। दूसरा क्या है? ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान, क्योंकि शुरू से आप क्लास देखते देखते बोर हो चुके होंगे। ओपननेस ट्रांसपेरेंसी, कुछ नया नहीं, वही है कि सरकारी काम को छुपाना नहीं है। आरटीआई याद रखिए, बस आरटीआई बोल दूंगा, दिमाग आपके क्लिक कर जाएगा। गवर्नमेंट वेबसाइट पे खर्च और पॉलिसी दिखाना, आरटीआई का जवाब देना, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी से जुड़ता है। तो ये दूसरा भी हो गया। तीसरा है इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, यानी स्वतंत्र निगरानी। स्वतंत्र निगरानी, सरकार पर नजर रखने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। गवर्नमेंट कुछ गलत तो नहीं कर रही है। कैग, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब बना हुआ है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है, क्यों? गवर्नमेंट पे नजर रखे। होता क्या है रियल लाइफ में? गवर्नमेंट इन्हीं पे नजर रख लेती है। उल्टा हो जाता है, ये लोग घबराते हैं, क्यों? दम नहीं होता इनमें। इस डिपार्टमेंट में बैठने वाले व्यक्ति से ही चलेगा वो, तो व्यक्ति में ही दम नहीं है, डरपोक टाइप के, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस, लिंक किससे? चेक एंड बैलेंस से, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स से जुड़ता है ये। गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ नहीं कर रही, इसलिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। चौथी, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, प्रशिक्षण। अधिकारियों को एथिक्स सिखाना जरूरी है, जरूरी तो है ही, सिखाइए। अभी देखिए जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ एथिक्स, ठीक। अब हो गए इसलिए चले गए डिपार्टमेंट में, सिखाया हुआ अगर याद रह गया तो ठीक है, नहीं आप भूल जाते हैं तो सिखा ही सकता है आदमी, और क्या करेगा। तो उदाहरण, आईएएस ट्रेनिंग में एथिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, पढ़ाया जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग से जुड़ता है। ये सब बस प्रशिक्षण खूब देना है, खूब देना है, ब्रेन वॉश करना है। और जो ट्रेनिंग ले रहा है ये भी देखना कि ट्रेनिंग जो आप सीख रहा है वो सामने वाला व्यक्ति वो कैसे इसको ले रहा है। दिमाग में ये बनाया ठीक है एग्जाम में ही तो पास होना है, एक बार पास हो जाए उसके बाद तो 10,000 करोड़ ऐसे उठा लेंगे, इस मूड में है। पांचवा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बताया गया है। पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक ड्यूटी टकराना नहीं चाहिए। अधिकारी अपने रिश्तेदार की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट ना दे, ठीक है, ये बताया गया बहुत पहले। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ये नोलन कमेटी का 7 प्रिंसिपल है, ये 5वां प्रिंसिपल था। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, गलत काम उजागर करना, यानी इसका प्रोटेक्शन जरूरी है। गलत काम बताता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है, विसल नाम क्यों रखा गया है? सीटी बजाता है, ये सीटी बजाता है नहीं। विसल ब्लोअर का मतलब है कि कोई यहाँ गलत काम कर रहा है, छुप के देख लिया, पता चल गया, धीरे से विसल कर दिया कि ये गड़बड़ कर रहा है, गवर्नमेंट खुद की आ जाती है। तो ऑफिसर करप्शन एक्सपोज करे, उसे पनिशमेंट नहीं, प्रोटेक्शन मिले। तो करेज और अकाउंटेबिलिटी से ये लिंक है, ठीक है। 7वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके लिए नया वर्ड होगा कि एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा क्या है? नैतिक सिस्टम, ठीक है। एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ रूल नहीं, पूरा सिस्टम एथिकल होना चाहिए। आपने रूल बना दिया, ये रूल एथिकल है नहीं, पूरा सिस्टम होना चाहिए। इसमें क्या क्या शामिल होगा? कोड ऑफ कंडक्ट, कंप्लेंट सिस्टम, एथिक्स ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग बॉडीज, ये क्या है? पूरा सिस्टम, एथिकल सिस्टम। सिस्टम सिस्टम रवीश जी, सिस्टम, ठीक है, ये है पूरा सिस्टम। डिपार्टमेंट में एथिक्स कमेटी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट में एथिक्स कमेटी होगी। लोकसभा राज्यसभा में क्या है? एथिक्स कमेटी बैठती है। एथिक्स कमेटी पता है, बताया था ना कि राज्यसभा में एक एथिक्स, कोई गलत आचरण न करे, ये टीम बैठी रहती है, देखती रहती है राज्यसभा लोकसभा में, और क्या करती है? अगर कुछ गड़बड़ करता है तो सीधा ये कमेटी क्या करती है? स्पीकर को रेफरेंस देती है कि इसको हटाइए, सस्पेंड करिए। याद आ रहा है कुछ? डेजावू हो रहा है, डेजावू टाइप का कुछ याद है? यार सुना तो था ऐसा कुछ, वही सिस्टमैटिक एथिक्स और गवर्नेंस रिफॉर्म से जुड़ता है ये, ठीक है। तो नोलन कमेटी का कोर आइडिया क्या है? सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरा सिस्टम एथिकल होना चाहिए। अगर सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा? करप्शन, मतलब सिस्टम स्ट्रांग होगा तो करप्शन कम होगा। तो सिस्टम सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम। कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, इतना सिस्टम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम ही लोग तो सिस्टम है ना। नोलन कमेटी ने क्या बताया? लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए, एथिक्स सिखानी पड़ती है, ठीक है। यह है नोलन कमेटी। नोलन कमेटी का निंजा टेक्निक याद करने का, लीडर, ओपन, ओवरसाइट, ट्रेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट, विजन, सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंसिपल याद है गया? इससे याद रखिएगा, एक एक वर्ड से आपको तुरंत याद आ जाएगा। नोलन कमेटी का 1992 नोलन कमेटी,
ठीक है, तो क्या बताता है नोलन कमिटी कि एथिकल गवर्नेंस सिर्फ रूल नहीं बल्कि रिजल्ट प्लस सिस्टम प्लस माइंडसेट भी है। अभी आगे भी है अभी। और क्या है, क्या बोलते हैं, देखिए परिणामों का ध्यान, फोकस ऑफ आउटकम। सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। किसी ने बोल दिया आपको डिपार्टमेंट में रखा गया, डैम मान लीजिए डैम साहब गए, काम किया, रिजल्ट क्या है देखा नहीं, बस काम बोला गया था, काम करके चले आए, वहाँ काम तमाम हो गया, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट भी देखना है कि रिजल्ट बेहतर हो रहा है कि नहीं, बस रिजल्ट काम करने के लिए बोला, काम करके चले आए, रिजल्ट भी बेहतर आना चाहिए। हॉस्पिटल बनाना काफी नहीं है, लोगों का इलाज सही से होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस और पब्लिक वेलफेयर से जुड़ेगा, ये पब्लिक वेलफेयर से जुड़ेगा। ठीक है, सादगी और मितव्ययिता, सिंप्लिसिटी एंड इकोनॉमी, मतलब कम खर्चा, मितव्ययिता मतलब जितना जरूरत है उतना ही खर्चा करो, बहुत ज्यादा खर्चा मत करो, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जनता के पैसा सही और कम खर्च में उपयोग हो, जनता का पैसा जो है सही और कम खर्च में उपयोग हो, कम में हो जाए। सरकारी इवेंट में अननेसेसरी खर्च नहीं, सिंपल और एफिशिएंट आयोजन करना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी से जोड़ता है। ग्रीवांस रिड्रेसल, शिकायतों का समाधान। ठीक है, जनता की शिकायत जल्दी और सही तरीके से करना, कंप्लेंट को पेंडिंग न रखना, तुरंत समाधान जरूरी है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जरूरी है, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना है, डीएम चुनाव में न्यूट्रल रहना चाहिए, कब से बता रहा हूँ मैं, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना है, इम्पार्शियलिटी नॉन पार्टिजनशिप से जुड़ेगा। इनोवेटिव, नए तरीके अपनाओ लेकिन एथिकल रहो। एआई से फास्ट सर्विस डिलीवरी देना, अभी एआई बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से चल रहा है, एआई से फास्ट सर्विस देना, एफिशिएंसी गुड गवर्नेंस से जुड़ेगा ये। ठीक है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसी के लिए कर रहे हैं, हर व्यक्ति को बराबर का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी ये एक वोट रखता है अपना, गरीब और कमजोर को ज्यादा ध्यान देना ये जरूरी है। स्कीम का फायदा गरीब तक पहुंचना जरूरी है, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस जरूरी है। कंटिन्यूअस लर्निंग, सतत सुधार, लर्निंग मतलब सीखते रहिए, बदलाव करते रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अहम है। क्यों अहम है, ये आपको अपडेटेड रखता है। कंटिन्यूअस लर्निंग, अगर आप सोच रहे कि एक बार एक किताब पढ़ लिया तो अब उसी पे टिके रहे, हो गया खत्म, तो इससे क्या होगा, आप रुकी हुई नदी हो जाएंगे, मतलब बदबू आएगी आप ऐसे, अब बहती हुई नदी रहिए, इससे क्या होगा, अब आपसे कुछ बदबू नहीं आएगी, मतलब पढ़ते रहिए, अपने आप को नई चीजें आ रही हैं अपडेट करते रहिए। जैसे अभी एआई जब आ रहा है, टेक्नोलॉजी है, लोग अपनाने से कतरा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि नई चीजें आए तो लपक के तुरंत सीखिए उसको, पहले यूज करिए, फिर उसके बाद अच्छा लगा तो आगे बढ़ाइए, नहीं अच्छा लगा तब छोड़िए, बिना यूज किए छोड़िए मत। कहने का क्या मतलब है कि डोंट जज बाई बुक, होता है ना ये कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर, बस देखा और निग्लेक्ट कर दिया, पहले यूज करो फिर उसके बाद छोड़ो। तो हमेशा सीखते रहो, सुधार करो, फीडबैक लेकर सिस्टम इंप्रूव करना जरूरी है। तो अडेप्टेबिलिटी और ग्रोथ माइंडसेट से ये जुड़ता है। ठीक है, किसी न किसी से लिंक है और ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। कर्मचारियों का सम्मान, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कर्मचारियों का सम्मान, कर्मचारियों को रिस्पेक्ट, फ्रीडम देना है, ज्वाइन जो जूनियर है उसको डिसीजन लेने का मौका दें। ये नहीं कि तुम जूनियर हो तुम कर ही क्या लोगे, हमको सुनो, हम सीनियर है, हम हमेशा सही होंगे। ये जो गॉड कॉम्प्लेक्स की बीमारी है ना, कि हम ही सही हों, हम ही सही हैं और कोई सही है ही नहीं, हम जो करेंगे वही सही है, तो जूनियर जो है इससे डिमोरलाइज होते हैं। मौका दीजिए, आगे बढ़ो, लो डिसीजन, कुछ गड़बड़ होगा हम है ना पीछे, इस मूड में रहना चाहिए। लेकिन क्या है, गॉड कॉम्प्लेक्स की बीमारी, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी लगी रहती है, हम है, यम है हम, इस मूड में रहते हैं, तो ये सब नहीं करना है। वर्क कल्चर ह्यूमन वैल्यू से लिंक है इसका। ठीक है, नोलन कमिटी ने अभी तक क्या दिया, रूल्स, वैल्यूज, सिस्टम, रिजल्ट, ये सब पे ध्यान देना है, तो इसको बोला जाएगा पूरा एथिक्स है ये, यानी गुड गवर्नेंस प्लस पब्लिक ट्रस्ट। तो क्विक रिवीजन देखिए किसका, नोलन कमिटी का। रिजल्ट भी देखना है, केवल काम नहीं, सिंपल रहिए, शिकायतों को सुनिए, न्यूट्रल रहना है, इनोवेटिव रहिए, जेंडर जस्टिस सीखते रहिए, एम्पावर करते रहिए, जूनियर को भी मौका दीजिए। ठीक है, ये करना है और बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। नोलन कमिटी याद रखिए, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल याद रखिए, और जो मैंने निंजा टेक्निक बताया वो याद रखिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 वो याद रखिए, उसका निंजा टेक्निक याद रखिए, नोलन कमिटी का 1992 कमिटी का 7 प्रिंसिपल याद रखिए, उसका निंजा टेक्निक याद रखिए, मतलब सब याद रखिए। तरीका है, इतना सारा बताया गया और वर्ड में दे दिया गया ताकि आपको तुरंत ऐसे करके याद आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।